हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओ 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मार्किंग स्कीम देखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे और आपका जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व है उसको भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स क्या है, थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका टीएमए भी होता है। ठीक है, टीएमए और आपका प्रैक्टिकल भी होता है। 100 मार्क्स का टोटल होगा। ठीक है, 100 में से आप 15 मार्क्स लेस कर दीजिए प्रैक्टिकल के। ठीक है, किस चीज के, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है आपका, 15 मार्क्स का है। और इसमें से आपको 7 मार्क्स लाने पास होने के लिए, कितने, मिनिमम 7 मार्क्स लाने होंगे आपको पास होने के लिए प्रैक्टिकल में। ठीक है, दूसरा, अब 100 में से यानी कि टोटल आपका पेपर आप देखेंगे तो 100 में से 15 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के निकल गए। अब बाकी का थ्योरी कितना बचा, 85 मार्क्स की। ठीक है, 85 मार्क्स की जो थ्योरी बची है उसका आपका 20% क्या होता है, आपका टीएमए होता है। 20% क्या होता है, टीएमए। तो 85 का 20% कितना होगा, 17 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का टीएमए होता है इसमें, 17 मार्क्स का टीएमए होता है। तो आपको टीएमए में तो ऐसा लगता है कि कोई जरूरी नहीं होता कि आपको पास ही होना होता है टीएमए में, बट हाँ आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव कर देता है। 17 मार्क्स का इसका टीएमए है। ठीक है, और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी कितने मार्क्स की बची, तो इस सब्जेक्ट की जो थ्योरी होगी वो आपकी होगी 68 मार्क्स की। ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो इस टोटल का 33% आपको लाना होता है पास होने के लिए, मिनिमम है। मतलब 33%, 83 का 33% आपको पास होने के लिए लाना ही होगा। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आप किसी कारण से 15 आउट ऑफ 15 लेकर आ गए आपके प्रैक्टिकल में और थ्योरी में क्या हो गया, आप फेल हो गए। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आपको दोबारा देने होंगे। प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो तो थ्योरी में भी आपको फेल कर दिया जाएगा और दोबारा से एग्जाम देना होगा, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी। क्योंकि आपको अगर साइंस वाले सब्जेक्ट में पास होना है तो इन दोनों को टोटल ऐड कर दो। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 68 मार्क्स की थ्योरी है। इन दोनों को मिला के आपको कितने मार्क्स लेकर आने, 33। ठीक है, कितने मार्क्स लेकर आने, 33 पे आपको मार्क्स मतलब पास कर देंगे। होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। क्लियर है। सॉल्व क्वेश्चन पेपर को अभी हम देखेंगे। क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप के सिर्फ आपसे 8 या 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक, टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे कि आंसर, मान लो उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता और किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं आता, तो ऐसे में बच्चे क्या करते थे कि जिस क्वेश्चन का आंसर उन्हें अच्छे से आता है उसको और एक्स्ट्रा लिख देते थे। मतलब जितने की जरूरत नहीं थी उतना एक्स्ट्रा लिख कर आ जाते थे। तो अब प्लीज ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही आंसर सीट मिलेगी। क्या मिलेगी, एक ही आंसर सीट मिलेगी, दूसरी आंसर सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर आप बाद में परेशान होगे, इसलिए सीट मिलेगी, उसको केयरफुली आपको करना है। अगर आपका क्वेश्चन लेंथ है, जैसे 5 मार्क्स वाला है, तो उसको पॉइंट्स में लिखना और आपको एक्स्ट्रा लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एंड ऐसा भी नहीं करना कि पेपर खाली छोड़कर आ जाओ। अगर पेपर समझ में ना आए तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब देखो पहले था जैसे कि अब इस बार आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो चेंज हुआ ही हुआ है, साथ में आपका सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो काफी बच्चों को पता नहीं होता कि उनका सिलेबस रिड्यूस हो गया, वो ये चैप्टर पढ़ते रह जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने हैं। तो ध्यान से आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने, यहाँ से आपके टीएमए के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, यहाँ से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जैसे कि ये आपके हैं, ये आपके कितने 19 चैप्टर है। ठीक है, 19 चैप्टर में जैसे कि आपका मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपके क्या चैप्टर्स हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ 19 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कि आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चंस देखने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस रीड कर लो। जैसे मैंने बताया कि 85 मार्क्स की थ्योरी होती है आपकी, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और सबसे स्पेशल कि आपको यहाँ पर 3 आवर्स नहीं मिलेंगे, 3 घंटे नहीं मिलते। 3 घंटे आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट में मिलते हैं। यहाँ पर आपको कितना टाइम मिल रहा है, 2 आवर्स 30 मिनट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से करना है। 3 आवर्स के चक्कर में मत बैठे रहना। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि 15 मिनट आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं, जैसे कि मान के चलो आपको 2:15 पे क्या, देखो आप अगर देखोगे अपना हॉल टिकट तो वहाँ पर 2:30 से आपका दिखा रखा है कि टाइमिंग है एग्जाम की। आंसर तो आप 2:30 के बाद ही लिख पाएंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 2:15 से 2:30 तक आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, जब आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आपको क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आपको लगता है कि 100% बहुत अच्छे से मैंने जो पढ़ के आ रहा है तो वहीं से आ गया, उनको स्टार्टिंग में लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा मत करना कि कुछ क्वेश्चन लिखे ओवर राइटिंग कर दी, या फिर कुछ क्वेश्चन लिखे उन्हें खाली छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना, पूरा लिखना है। ठीक है,
का ध्यान रखना, आंसर शीट एक मिलेगी उसका ध्यान रखना, और साथ ही साथ आप जिस भी मीडियम में एग्जाम दे रहे हो, हिंदी में, इंग्लिश में, वो भी वहाँ पे मेंशन कर देना अपने आंसर शीट पे। कौन से क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं, 18 to 20 आपके जो है 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो 1 मार्क्स के वो तो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के वहां पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग हो गई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम सेक्शन बी की बात करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 to 34 में क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। अब देखो 2 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको 30 to 50 वर्ड्स में ही अपना आंसर लिखना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी करके गए थे, लॉन्ग आंसर याद करके गए थे, लेकिन आपको क्या करना है, 30 to 50 वर्ड में ही अपना आंसर लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 से 41 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिनके मार्क्स रहेंगे एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर आपको 50 to 80 वर्ड्स में ही आंसर देना है, इससे ज्यादा नहीं आपको मतलब लिखना, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 42 43। ये हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो हमारे 5 मार्क्स कैरी करते हैं। यहाँ पर आपको 80 to 120 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है हमारे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लीजिए आपके क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैम ने आपको अभी बताया कि सैंपल पेपर किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो अब उस सैंपल पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आपके पैटर्न आएगा एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पहले क्या है, 1 to 17 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके बदले में आपको क्या देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट रेलिवेंट भी होती है, कन्वीनियंट भी होती है और वेल डिफाइंड भी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ड्राइव एस अ यूनिट ऑफ पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर होता क्या है, वर्क बाय टाइम। तो आप पहले वर्क की यूनिट निकाल दिए, जब कर दीजिए टाइम से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कैसा कंपाउंड बनता है आपका, तो कैसा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। क्योंकि आपको पता है जो आयनिक कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द रीजन ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड इज। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड है वो किससे बनता है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो वो किस लिए ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद क्या करें, एक सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो वो किस तरह का सब्सटेंस होगा, किस तरह का बॉन्ड होगा इसके अंदर, तो आपको पता ही है, जब हम सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे कि NaCl है, तो वो कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसा बॉन्ड, या मैं इसको कहूँ कि बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर, जो कि चार्जेस की वजह से आता है, क्योंकि Na+ या Cl- ऐसे चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है, विच कंपाउंड हैज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगी। कैसे, जो कैल्शियम है उसके ऊपर कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फेट के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। Ca के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और आपका SO4 के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगी। जैसे Ca के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, और SO4 है आपका, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगी। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टेबल एंड जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो आपको जब ध्यान हो कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमें पता है सोडियम तो करते हैं, क्योंकि तभी तो हमारा नमक बनता है। पोटेशियम भी करता है, क्लोरीन भी करता है। कौन नहीं करता, नियोन। नियोन क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नियोन क्या है, एक गैस है। ये कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि नोबल गैसेस होती है। तो इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि हो गया आपका नियोन, हो गया आर्गन, हो गया क्रिप्टन, हो गया, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ये बोजा स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, बी, नियोन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड। तो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन मोमेंटम से रिलेट करता है, मतलब किसके आंसर है वो मोमेंटम से रिलेट करेगा। तो सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, ½ mv²। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। पावर क्या होती है,
वर्क बाय टाइम। इंपल्स ही होता है जो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये हमने फोर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इंपल्स क्या होता है, आपका इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो इंपल्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो आपको बताइए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आता ही है। जैसे यहाँ पे इसने थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ही पूछ ली। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो आपके क्या करते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों काम करते हैं, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। मतलब एक पे एक्शन लगेगा तो दूसरे पे क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। तो 7th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 7th का। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या नहीं है, आप बताओ मुझे। किलोवाट आर, क्योंकि किलोवाट आपकी क्या होती है, किलोवाट आर क्या होती है, आपकी एनर्जी की यूनिट नहीं होती। किलोवाट आपकी एनर्जी की यूनिट नहीं होती। किलोवाट आर तो होता ही है, किलोवाट नहीं होती। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी आंसर आ जाएगा। तो कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, किलोवाट। तो मैम ये वाट, अगर आपको किलोवाट नहीं ध्यान हो तो वाट ध्यान होगा। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो यहाँ पे किलोवाट क्या है, ये पावर की यूनिट, एनर्जी की यूनिट नहीं होती। 9th क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। 8th का आंसर है सी। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, ए बॉडी the potential energy of the body is maximum when he is, अब potential energy maximum कब होगी, जब हाइट मैक्सिमम होगी। तब कोई लड़का है, मान लीजिए कोई बॉय है, वो खड़ा है तब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, या जब वो बैठा है तब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, जब, या फिर वो जब लेटा हुआ है उसकी हाइट कब मैक्सिमम होगी, जब वो खड़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, mgh। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी आपकी, mgh। तो जब वो खड़ा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो mg और h, तो यहाँ पे मतलब हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी हाइट मैक्सिमम होगी, यानी कि जब लड़का खड़ा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h। एक बॉडी है जो h हाइट से नीचे गिर रही है, आफ्टर इट हैज फॉलन ए हाइट ऑफ h/2। मान लीजिए कि उसने आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। जैसे कि अगर मान लो 10 मीटर से नीचे आ रही थी तो उसने 5 मीटर तक ट्रेवल कर लिया। अब 5 मीटर के बाद उसके अंदर कौन सी एनर्जी रह जाएगी, क्या सिर्फ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके पास सिंपल पता है कि जब भी कोई बॉडी फॉल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी, दोनों एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे याद रखिए कि स्पीड होगी उसके अंदर, जब तक नीचे की तरह का स्पीड तो रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हाइट होगी। तो इसका मतलब दोनों एनर्जी तो होगी। क्लियर हुआ, पहले 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ ही क्या हो जाएगी आपके अंदर, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। और लेस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी ऐसे नहीं होगी कि बढ़ जाएगी जब नीचे जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाफ ही काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप। एक ऐसा पर्सन है जो क्या कर सकते हैं, किसी से भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर लेते हैं, चाहे उसका ए ब्लड ग्रुप है, चाहे बी है, चाहे ओ नेगेटिव है, चाहे ओ है, कोई भी ब्लड ग्रुप से वो पर्सन क्या कर लेता है, ब्लड रिसीव कर लेता है। तो इसका खुद का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। मतलब ए बी ऐसा पर्सन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ऐसा पर्सन होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, पर डोनेट किसको कर सकता है, सिर्फ ए बी डैश को डोनेट कर सकता है, पर रिसीव हर किसी से कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आंसर आ जाएगा, ए बी। अगर डी में ए बी दिया हुआ तो हाँ बिल्कुल डी में ए बी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। और में क्या दिया हुआ है देखो, जेनेटिक डिजीजेस में नाउ बी क्योर्ड बाय। जेनेटिक डिजीजेस कौन सी होती है, जो जीन्स की वजह से डिजीज आए थे, इसको कोड, अब कैसे इसको हम इससे मतलब इसको सही कर सकते हैं, इस डिजीज को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो कौन सी थेरेपी से इसको सही कर सकते हैं, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। हम जीन्स को रिप्लेस कर देंगे तो वो जीन्स के जो हमारे ट्रांसफर हुए हैं, जो हमारे ऑर्डर ट्रांसफर हुए हैं, या मैं कहूँ जो जीन की वजह से लक्षण ट्रांसफर हुए हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। अब कह रहे हैं चाइल्ड विल बी मेल बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चाइल्ड मेल कब होता है, एक चाइल्ड फीमेल कब होगा, जब उसके पास दो एक्स आएंगे, मतलब एक्स और एक्स आएंगे तो आपका जो चाइल्ड है वो फीमेल होगा, जेंडर फीमेल हो जाएगा। और अगर उसके पास एक्स और वाई आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। और मेल के पास ही ये टेंडेंसी होती है एक्स या वाई देने की, फीमेल के पास तो दोनों एक्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, द वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट। जो जाइगोट के पास वाई क्रोमोसोम होगा, इससे डिसाइड होगा कि जो चाइल्ड है वो क्या रहेगा, मेल रहेगा। क्लियर हुआ। 12th का
आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन के बी पार्ट को देखते हैं, और वाले को देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन does the parent give rise to new individual and lose its own identity। तो ऐसा किसमें होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल की नहीं बात करें, ध्यान से देख लेना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे क्या होता है, जो पेरेंट है वो नए इंडिविजुअल को देते हैं जन्म, और खुद क्या होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। ऐसा किसी में होता है, बाइनरी फिजन में होता है। किसी में होता है, बाइनरी फिजन में, यानी कि उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 12th का ए आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वायरिंग एसटीडीज। एसटीडीज क्या होता है आपका, एसटीडी की कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे, क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। मतलब जब सेक्स करते टाइम कौन सी डिजीजेज है जो क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, मतलब इंटरमीडिएट होते वक्त, इंटीमेट होते वक्त कौन सी डिजीज होती है जो क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, मतलब हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कुछ डिजीज है मान लीजिए, वो सामने वाले पर्सन को भी ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे एड्स वगैरह की डिजीज है, मान लो और कोई डिजीज है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो उस डिजीज को ट्रांसफर को रोकने के लिए कौन से किस चीज का यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है कॉन्डम्स का। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2 और 4। किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रखी है, 2 और 4 दे रखी है। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो नंबर होता है, पहले एटॉमिक नंबर लिख लो, यानी कि 2 और 4 है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 पे हमारे पास क्या होता है, कार्बन। ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन ए कंपाउंड। तो एक कार्बन एटम है, आपको पता है कि कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं, 4 ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि एक कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए 4 बॉन्ड बना लेता है। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड ये बना सकता है। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो और में दिया हुआ है। द केमिकल रिएक्शन शो द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो आपको रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है, हम काफी टाइम से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि मीथेन क्या होता है आपका CH4, इथेन क्या होता है C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी आप सिर्फ ध्यान रखो मीथेन को, जब मीथेन को 4 क्लोरीन एटम से रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके पास क्या बनता है, बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इथेन की जो मैं बात करी थी आगे आ ही गया। 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड नोन एज इथेन। जो ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं वो किसका स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कहता है वो किसका स्ट्रक्चर शो कर रहा है, आपका मीथेन का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इथेन का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये जो वाला कंपाउंड है। तो ये इथेन का जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है वो किस वजह से शो कर रहा है, मतलब कैसे पता चलेगा आपको ये इथेन का स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए देखो क्या दिया हुआ है इसने, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विद ए सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। एज इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम एंड ए सिंगल बॉन्ड कनेक्ट्स टू द कार्बन एटम। बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा कि इसके पास क्या है, 2 कार्बन एटम है, और जो दोनों कार्बन एटम है वो क्या जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, जब हम अल्कीन और अल्काइंस की बात करते हैं तो हमारे पास अल्केन में क्या होते हैं, कार्बन जो होता है उसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन से जितने भी एटम जुड़े होते हैं उसके पास भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि मैंने बताया था कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, यहाँ जुड़ा होगा, यहाँ जुड़ा होगा, और बीच में एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो सबके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे जैसे यहाँ पे शो कर रखा है सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, मतलब अल्केन हो जाएगा। और यही अगर डबल बॉन्ड होता तो वहां पे हाइड्रोजन कम हो जाते तो वो बन जाता अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइन। तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट में और में क्या दे रखा है, द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन। कहता है इनमें से कुछ ये जो इमेजेस दी गई है उनमें हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो अब इसमें से अपने को बताना क्या है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्काइंस। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, अभी मैंने 1 सेकंड पहले आपको बताया अल्केन क्या होता है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि सी ऑप्शन में दिखाया गया है। अल्कीन क्या होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो बी क्या हो गया आपका, अल्कीन हो गया, क्योंकि कार्बन में डबल बॉन्ड है। अल्काइंस क्या होता है, जहां पे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले। तो ऐसे ऑप्शन कौन कौन से नजर आ रहे हैं जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं। एक तो हमें नजर आ रहा है आपका
डी ऑप्शन नजर आ रहा है और एक ऑप्शन नजर आ रहा है हमें कौन सा, आपका सी ऑप्शन नजर आ रहा है, ये सॉरी ए ऑप्शन नजर आ रहा है। ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, ए के अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ए के अंदर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, और डी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में क्या मिल जाए, ए और डी मिल जाए, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड डी, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा इसका। सी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, क्लियर हो गया, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अ डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लेक्शन किसकी वजह से होती है, सीएफसी की वजह से होती है। सीएफसी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होती है, ओजोन की डिप्लेक्शन लेयर, डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर होता है। तो वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द व्हाट इज द लोवेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड दैट ह्यूमन कैन हियर। तो अगर मैं ह्यूमन हियर की साउंड की इंटेंसिटी की बात करूं तो आपको पता है कि जो ह्यूमन हियर की हीरिंग रेंज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब इसने इंटेंसिटी पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 20 डेसिबल इंटेंसिटी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 20 डीबी, 20 डेसिबल। 17 क्वेश्चन की बात करें तो नॉट कंप्लीटली अंडर ह्यूमन कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर में पॉसिबल बाय। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम कर सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। बी सेकंड क्या कहते हैं, हैविंग प्लान्स टू लिव एट द राइट प्लेस। हम अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जगहों को सही टाइम पे छोड़ के जा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्डिंग शेल्टर नियर होम। शेल्टर बनाने से कुछ नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। 17 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, ये एक आपका क्वेश्चन दिया है कि हरमन है उसने पॉन्ड्स बनाया, ये इसका सारा आंसर दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, इतना बड़ा पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 के ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या देखे, 1 to 17 क्वेश्चन देख लिए, जो कि क्या थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब आपके 18 to 27 कैसे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर हर क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए आपके। अब इसमें आपके मैचिंग भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, 18 क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि हमें मैच करना है, इनको राइट ऑप्शन को मैच करना है। क्या कह रहा है, 10 न्यू जी, जो न्यू होता है माइक्रोन होता है, वो 10 न्यू जी, जी भी लगा हुआ पीछे, तो ये किसके इक्वल होता है, तो 10 न्यू जी इक्वल होता है आपका क्यू, यानी कि 10 की पावर 5 ग्राम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -5 ग्राम के इक्वल होता है। क्या होता है, 10 की पावर -5 ग्राम के इक्वल। तो हमारा फर्स्ट, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट 10 न्यू जी किसके इक्वल हो गया, क्यू के इक्वल होगा, 10 की पावर -5 ग्राम के इक्वल होगा। और अगर मैं 1 ग्राम मीटर की बात करूं तो वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इजी था बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले को क्यू से मैच करना है, सेकंड वाले को आर से मैच कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, द मास नंबर ऑफ विच ऑफ एन the mass number of n which has 7 protons and 8 neutrons। अब मास नंबर आपका क्या होगा, कहता किसी का मास नंबर है जिसके अंदर 7 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये बिल्कुल भाई नाइट्रोजन होगा। कैसे पता चला मैम आपको नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसके अंदर 7 प्रोटॉन है। 7 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। तो 20 एटॉमिक नंबर तो आपको याद होने चाहिए। 1 जैसे फर्स्ट क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, उसका लिथियम, ऐसे सोन 20 तक आपको, कैल्शियम तक इसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको उसका हेल्प मिलेगी उसको सोल्व करने में। सेकंड क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल। एल शेल के इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम की। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उससे अगली वाली शेल में क्या आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और नंबरिंग कैसे करते हैं हम, KLMN, कैसे नंबरिंग करते हैं शेल की, KLMN। जो मेनली हमारी जो नंबरिंग होती है वो किससे होती है, KLMN। तो हमारे जैसे K हो गया, फिर L आ गया, फिर M आ गया, फिर N आ गया। तो मैंने क्या कहा, K शेल के अंदर
मैंने क्या कहा, के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के के अंदर 2 आ सकते हैं, और आपका के के अंदर 2 आ सकते हैं, और आपका एल के अंदर 8 आ सकते हैं, एम के अंदर भी कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 18 एंड सो ऑन। तो अब ये क्या बता है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर है, तो के शेल के अंदर कितने आ गए, 2 आ गए। अब 8 में से 2 माइनस करो तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। तो यानी कि एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 होगा इसके अंदर आंसर, मतलब एल शेल के, ऑक्सीजन की एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ N2। कौन सा कोवेलेंट, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे किसके अंदर, N2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड पता होना चाहिए। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड पता है तो N2 के अंदर आपको बॉन्ड पता होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से मिलकर कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो लास्ट शेल में उसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए क्या बनाता है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या करा है, 2 डैश बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2। कहता है 2 कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं H2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो आपको अच्छे से पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपको मिलते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर, मतलब H2 के अंदर आपको 2 कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया आपको अच्छे से। तो 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या आपका ट्रू फॉल्स ही हुआ है, 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, मतलब सॉरी 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, मतलब आपको 4 में से कोई 2 पार्ट ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आप 2 पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं आपको चारों बता देती हूँ। आयनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन ए कोवेलेंट कंपाउंड। कहता है ये बात सही है कि आयनिक कंपाउंड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है कोवेलेंट कंपाउंड से, नहीं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो नहीं आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इन ए सॉल्यूशन H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस देन ए सॉल्यूशन इज एसिडिक, बिल्कुल ट्रू बात कर रहा है, बिल्कुल सी आंसर, इसका सी का क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा, जिसमें OH आयन नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव आयन ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। तो इसमें H प्लस ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमने पढ़ी है उसमें जो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, नहीं, गलत है ये बात। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बजाय डिक्रीज के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आपको 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। अब रीड पैसेज तो मैं रीड नहीं करूंगी, पैसेज आप रीड करना, मैं सिर्फ आंसर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ओसोफेगस और द फूड पाइप बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन इट्स वॉल pushes the food into the stomach, the muscle movement is termed as। जो आपका जो फूड है वो क्या कहता है, स्टमक में जाता है, तो उसके अंदर जो मसल्स है वो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक। पेरिस्टैल्टिक, मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, PERISTALTIC, पेरिस्टैल्टिक, पेरिस्टैल्टिक मसल्स कहते हैं उसको, पेरिस्टैल्टिक कहते हैं इस मूवमेंट को, जिससे वो जो मसल है वो मूव करती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्लाइवा। अब एन इनकम्प्लीट इक्वेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय स्लाइवा। स्लाइवा और स्टार्च मिलके क्या बनाते हैं, इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग दैट। अब आंसर द फॉलोइंग, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप पैसेज रीड कर सकते हो। इसके अंदर क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम फ्रूट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फ्लावर का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ABCD से इसने नाम दिए हुए हैं, तो बताओ कि कहाँ पे जो फ्लावर है वो फ्रूट बन जाता है, फ्रूट पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, तो कौन से पार्ट पे होता है। अब आप डायग्राम से देखो, मैं इसका आंसर बताती हूँ A पे, जहां पे आपको A नजर आ रहा है वहां पे इसका क्या होता है, फ्रूट पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। और A आपको कहाँ नजर आ रहा है, A आपको नजर आ रहा है कहाँ पे, ध्यान से देखो A कहाँ पे नजर आ रहा है, ये रहा, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन द डायग्राम शो अबाउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग बियर्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहां पे होते हैं वो आपको बताना है। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जहां पे बी पार्ट आपका शो किया गया वहां पे क्या होते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका,
एक आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया जो कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कर भी नहीं सकते अल्टरनेटिव क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर वही करना है आपको, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। ट्रू फॉल्स बताना है कि यानी इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, वो आपको बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, कैल्शियम कार्बाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H6, आईयूपीएसी नेम C2H6 आप ऊपर ही पढ़ के, इसका ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है इथेन। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है इथेन, इसने क्या लिखा है इथीन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का, नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल नहीं कंडक्ट करते, मेटल कंडक्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक नंबर 9 है वो मेटल है, नहीं, एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, जैसे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन गैस है, वो मेटल नहीं होता, तो आपका जो फ्लोरीन है इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो सिर्फ पहले वाला 23 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ट्रू है, बाकी सबका क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, मैच करना है। किसको मैच करना है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा एसिड होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है आपका। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि accumulation of non-biodegradable chemicals in food chain in increasing amount of at each higher tropic level is known as, क्या कहते हैं, हायर ट्रॉपिक लेवल को हम क्या बोलते हैं, बायो, क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें, क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, बायो मैग्निफिकेशन, आप लिख सकते हो इसको बायो मैग्निफिकेशन। आगे द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द डैश स्केल, किस पे मेजर किए थे, रिचर स्केल पे। किस पे मेजर किए थे, रिचर स्केल पे, ये हमने पढ़ा हुआ है, किस पे मेजर करते हैं, रिचर स्केल पे। पार्ट थर्ड क्या कहता है, वाटर लिली एंड हाइड्रीला आर द एग्जांपल ऑफ, वाटर लिली और हाइड्रीला किसके एग्जांपल है, आपके एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एक्वाटिक प्लांट्स के। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे, इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या कहता है, बबलर। नेक्स्ट क्या कहता है, blubber of whale, a thick layer of fat or oil stored between the skin and muscles of the body provides, क्या होता है ये, जो ब्लबर की जो वेल होती है उसको क्या बोलते हैं, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए होता है, इंसुलेशन के लिए। किसके लिए होता है आपका ये, इंसुलेशन के लिए। किसके लिए, इंसुलेशन के लिए आपका क्या कहता है, इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ट्रू और फॉल्स करना है। पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है सुनामी अकर्स ड्यू टू क्लाउड बस्ट, नहीं, ये नहीं है, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल ये तो हमें पता ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, डीडीटी गेट concentrated in the body of the birds due to its biodegradable nature, नहीं, ये बात गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 27 के अंदर आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को रीड करना है। जो पैराग्राफ दिया हो सारा पैराग्राफ को आप रीड करोगे। मैं पैराग्राफ रीड नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, विक्रम लैडर एंड प्रज्ञा रोलर के बारे में दिया हुआ है कि इसका कंबाइंड वेट है दोनों का अर्थ पे कितना है, 1800 किलोग्राम है अर्थ पे। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, दिया क्या हुआ, मास दिया हुआ है, कंबाइंड मास। क्या दिया हुआ है, दोनों का कंबाइंड मास दिया हुआ है कितना है, 1800 किलोग्राम ऑन अर्थ। तो अब बताओ कि इसका मून पे मास क्या होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या करके आएंगे, 300 किलोग्राम कर देंगे, जो कि गलत होगा। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था 1/6, तो 1/6 होगा, नहीं। इसने क्या पूछा, वो किसकी बात होती है, वेट होता है। वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई क्या होता है, ग्रेविटी, जो कि इसने अभी नहीं पूछा। ये क्या पूछा है, मास पूछ रहे हैं। तो मास पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका मतलब सी, 1800 किलोग्राम। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंबाइंड वेट, वो आ गया ना, वेट की बात आ गई। वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर, वेट कितना होगा, वेट आपका क्या होता है, फोर्स मास इनटू में mg होता है। mg यानी कि ये 1800 दिया होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 18,000 न्यूटन। और जो वेट होता है वो न्यूटन के अंदर होता है, और जो आपका मास होता है वो किस में होता है, ग्राम या किलोग्राम के अंदर। वैसे तो बेसिकली किलोग्राम में होता है, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो यहां से इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
व्हाट इज द कंबाइंड वेट ऑफ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञा रोवर ऑन मून। मून पे बात कर रहा है, तो मून पे क्या करते हैं 1/6 कर देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो जो अर्थ पे वेट था उसका 1/6 कर दो। जब अर्थ के वेट का 1/6 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 300 न्यूटन आ जाएगा। 18,000 को 10 से डिवाइड कर 18,000 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3000 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि मून पे कितना होता है 1/6 होता है, मून पे क्या होता है 1/6 होता है। उसके बाद क्या कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो सिंपल आपके बुक में फॉर्मूला ही है। क्या रिलेशनशिप होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g इज इक्वल टू gm/r²। क्या होता है, g इज इक्वल टू gm/r²। तो ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ही इसका ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें भी क्या करना है आपको, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। पैसेज आप रीड करोगे, मैं आपको जस्ट आंसर करवाने की कोशिश करती हूँ। 28th क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन का हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में 28th क्वेश्चन के क्या कह रहा है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। कहता है वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, कितना एंगल होगा जब आपका वर्क डन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो आंसर आ जाएगा 0 और 45। कितना होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 0 to 45। देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में बनेगा। वर्क डन आपका नेगेटिव कब होता है, जब एंगल होगा 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल होगा 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं, इनको क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। देखो आगे आ गया, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन जब आपका जो एंगल है वो कितना हो जाए 180 डिग्री। नेगेटिव वर्क डन के लिए एंगल कितना चाहिए आपको, 180 डिग्री एंगल चाहिए इसके अंदर। क्लियर हुआ अच्छे से, नेगेटिव एंगल के लिए वर्क डन कितना चाहिए 180 डिग्री। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, थर्ड के अंदर देखो क्या कह रहा है, थर्ड के अंदर आपका कह रहा है वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। वर्क डन 0 कब होता है, जब आपका एंगल होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। वर्क डन कब 0 होता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, एक पर्सन ने कुछ हैवी लोड उठाया हुआ है अपने सिर के ऊपर और वो क्या कर रहा है, रोड पे मूव कर रहा है, तो व्हाट विल बी द वर्क, उसका क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी उसका वर्क डन पूछ रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी उसका वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि ये हमने एग्जांपल वैसे डिस्कस भी करते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो एग्जांपल बहुत बार आपको बताया होगा कि उस केस में उसका वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 1 जूल इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो वैसे। तो क्या कह रहा है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा, जूल यानी कि वर्क की बात कर रहा है, वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी 1 न्यूटन। क्यों, वर्क क्या होता है आपका फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो इसके फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 जूल किसके इक्वल आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या कर रहा है, 1 जूल वर्क इज डन बाय द फोर्स, इतनी फोर्स से अगर वर्क डन किया गया है तो फिर आपका क्या है, थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो मतलब अगर वर्क डन इतना फोर्स इतना लग रहा है तो उसका, और वर्क कितना रखा है 1 जूल, मतलब वर्क की वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछे डिस्टेंस कितना होगा। और अभी एक सेकंड पहले मैंने आपको क्या बताया, वर्क डन का फॉर्मूला बताया, वहां से जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 100 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा, 100 न्यूटन, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स डिवाइडेड वर्क डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, वहां से आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आएगा। आप इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो कर सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन इसकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वर्क इज डन, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें वर्क किया गया है, वर्क हुआ है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है। ए पर्सन इज क्लाइंबिंग अप ऑन ए स्टेयर, बिल्कुल इसमें तो वर्क डन हुआ है। सेकंड कहता है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, नहीं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देते तो वर्क नहीं होगा हमारा यहाँ पे। सी में भी वर्क नहीं होगा और डी गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा, ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग,
हमें क्या करना है, इसका एग्जांपल लिखना है, जो जो भी क्वेश्चन दिया उसका एग्जांपल लिखना है आपको। ए मेटल विच इज सो सॉफ्ट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम है एक ऐसी मेटल है जिसका अंदर आप क्या कर सकते हो, सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी इसको, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको आप किससे कट कर सकते हो, आप चाकू से भी कट कर सकते हो। और पोटाशियम भी सिमिलरली एक ऐसी मेटल होती है। अगर आपने नॉन मेटल पूछे, नॉन मेटल पूछिए जो कि क्या होती है, हार्डेस्ट होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगी नॉन मेटल, और कार्बन में भी क्या आ जाएगा आपका, डायमंड आ जाएगा। कार्बन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, डायमंड। क्लियर हुआ, कार्बन के अंदर भी आपका क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसी मेटल बतानी है जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पर, एक ऐसी नॉन मेटल बतानी है जो कि क्या हो, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। तो अगर मेटल की बात करें तो मेटल कौन सी होती है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, फटाफट से बताओ। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, और ब्रोमीन कैसी है, एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है आपकी, रूम टेम्परेचर की आपकी लिक्विड होती है। तो मतलब मरकरी मेटल हो जाएगी, नॉन मेटल हो जाएगी आपकी क्या, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो देखो व्हाट, व्हाई इट इज डन, तो ये क्वेश्चन आपको देखो आंसर दिए हुए वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको यहां से थोड़ा सा देख के बताती हूँ कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, आपकी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जिंक मेटल की एक लेयर डिपोजिट है, जिसमें आप जंग लगना नहीं कहते। तो जंग लगने में क्या होता है, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई भी लोहे की चीज है, उसके ऊपर अगर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर एक लेयर सी डिपोजिट हो जाती है जिंक की, तो उसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो वही बोला है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है, आपकी एक लेयर डिपोजिट हो जाती है। किसकी लेयर डिपोजिट हो जाती है, आपकी जो लेयर है वो किसकी डिपॉजिट हो जाती है, जिंक मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको आप क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हो। ठीक है, इस रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे रस्टिंग होती है, एयर और मॉइस्चर की वजह से। तो जिंक मेटल क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करता है, रिएक्ट करता है एयर के साथ और हार्ड लेयर बना लेता है जिंक ऑक्साइड की। ठीक है, विच प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम पासिंग थ्रू इट। तो ये क्या करता है, जिंक की जो लेयर होती है वो इसको प्रिवेंट करती है, कहां से, इसको पास करने से, पास करने नहीं देती मतलब इसको। तो इस तरह के जो लंबे लंबे क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करा पाऊंगी जो 1 1 मार्क्स के हैं, और अगर आप इनका और डिटेल में और अच्छे से इन क्वेश्चन को समझना चाह रहे हो तो हमारा कोर्स 10th क्लास का फुल डिटेल्ड कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। वहां से आप उस कोर्स की पूरी अप्रैल में, ये तो नहीं, अगर आप अक्टूबर वाले बच्चे अगर जब एग्जाम देंगे या ऑन डिमांड वाले बच्चे जब एग्जाम देंगे तो वहां से इस कोर्स को परचेज करके पूरा फुली डिटेल में कोर्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है कि मेंशन द नेम ऑफ द मेटल फॉर द फॉलोइंग। मेटल्स के नाम बताने, कहते हैं दो ऐसी मेटल के नाम बताओ जो कि क्या कहते हैं, विच आर अलॉयड विद आयरन, मतलब आयरन के साथ मिलकर अलॉय बनाती है। कौन सा अलॉय बनाती है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपको पता है किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील हमारा बनता है निकल और क्रोमियम से। किससे बनता है, निकल और क्रोमियम से। सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, टू मेटल विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये तो आपको सबको ही पता होगा, ज्वेलरी बनाने के लिए किस किस का यूज करता है, ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं तो जिनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम। कौन से मेटल होते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कितने पीरियड्स है आपके और कितने ग्रुप्स है। ग्रुप्स है आपके 18 और पीरियड्स कितने आपके 7 पीरियड है। और आगे क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ डज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इन द ग्रुप एंड वाई। इनका क्या कहता है, आगे इसने ये पूछा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे जैसे आप ग्रुप की तरफ जाते हो, अप से डाउन की तरफ जाते हो, नीचे जाते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ता है और कैसे फर्क पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन जब हम नीचे तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता रहता है, पर आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता रहता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली लूज होते रहते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के उसको भागते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होंगे। कैसे, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता रहेगा। तो वही बात देखो यहाँ पे बताई हुई है, 31 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें तो वही बताया हुआ है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज। यहाँ पे ये बताया, दिस इज बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर जाते हैं। इसीलिए जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किससे, न्यूक्लियस का, किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी जो न्यूक्लियस जैसे जैसे साइज बढ़ा जाता होता जाएगा,
जैसे जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, अब ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है एंड सो ऑन। अब पहला इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, पर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, शेल बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, उसके ऊपर फोर्स उतनी ही कम लगेगी और उतना ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूजली अपना छोड़ देगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज होते जाते हैं, यानी को इजिली इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता जाता है। समझ में आया? होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इतने बड़े क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ आंसर को आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर आपको मैं दिखाती हूँ, पहले क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या था इसका क्वेश्चन है, व्हाई द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डज रिमेन अनचेंज। कहता जो ड्राई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसका कलर अनचेंज, चेंज क्यों नहीं होता, इवन व्हेन इट इज बोट इन द कॉन्टेक्ट विद ड्राई HCl गैस। जब लिटमस पेपर को ड्राई HCl गैस के साथ रखा जाता है तो इसका कलर चेंज क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है। आपको पता है कि ये जो कलर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ H+ आयन की वजह से इसका कलर चेंज होता है, राइट। तो HCl है वो क्या करते हैं, H+ आयन कब देंगे, मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया था जब हम ऊपर आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो H+ कब देते हैं, जब इनको क्या कहते हैं, पानी में डिजोल्व किया जाता है। तो जब इनको एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व किया जाएगा जब ये H+ देंगे। अब ये गैस फॉर्म में तो H+ नहीं देंगे, इसलिए लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो H+ आयन लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि ये H+ आयन नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इट नेसेसरी फॉर ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, क्यों नेसेसरी है ये आपके घरों के लिए। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 33 आपका अर्थ वायर है, तो उसका क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ वायर है वो लीकेज, जहां पे भी लीकेज होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन करंट को क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। इससे जो पर्सन है वो बच जाता है इलेक्ट्रिक करंट लगने से, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो बच जाते हैं आपके करंट लगने की वजह से। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उनको क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है, मतलब अर्थ वायर बनाया जाता है इसका, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, यहाँ पे आंसर दिया हुआ क्वेश्चन में बताती हूँ। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है और उसकी SI यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है आपकी कंडक्टर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। और अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट की बात करें तो वो कितनी होती है, ओम। कितनी होती है, ओम। इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ओम इनवर्स होती है बेसिकली ये, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 34 पे अगर हम यहाँ चले तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, राइट टू फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आपका ब्लड है या लिम्फ है, इनके फंक्शंस के बारे में आपको बात करना है। नीचे आंसर दिए हुए वहां पे आप इसके फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हो। इतने बड़े क्वेश्चन वही बात है, फिर से एक्सप्लेन न करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप यहाँ से जो नीचे देखो ब्लड और लिम्फ के यहाँ पे दिए हुए क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे करता है ये, कहाँ कहाँ इसको प्रोटेक्ट करता है, कैसे ये मूव करता है वो दिया हुआ है। उसका लिम्फ का दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट करता है O2 का, CO2 को लंग्स तक लेके जाने का काम करता है। ये देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ऑफ द लंग्स, O2 को ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। कुछ फंक्शंस है जो इनके दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, 35 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। 35 क्वेश्चन की देखो बात करते हैं हम, क्या कह रहा है 35 क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl की बात कर रहा है। क्या बताना है आपको, यहाँ पे HCl की बात कर रहा है, HCl के बारे में बताना है आपको। HCl की अगर मैं बात करूं तो HCl में क्या पूछ रहा है ये आपसे, HCl की बात करूं तो क्या पूछ रहा है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन, कौन सी केमिकल, अगर मैग्नीशियम डिबन से उसकी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन करवाया जाए, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या क्रश्ड एक्सेल के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप नीचे जाके चेक कर सकते हो, आपके नीचे आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाइट कलर का पाउडर है जो यूज किया था डॉक्टर के द्वारा, जब हम क्या करते हैं, जब आपकी बोन्स वगैरह टूट जाती है तो वहां पे यूज किया जाता है, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो। तो उसका केमिकल नेम बताना है, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इस तरह से आपको इनका आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन आप नीचे से देख सकते हो।
आगे क्या कह रहा है, गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखो आपका बेकिंग पाउडर के बारे में पूछ रहा है, बेकिंग पाउडर के बारे में। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाय द केक और ब्रेड स्वेल्स ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर। जब हम केक या ब्रेड के अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं तो ऐसा क्या होता है कि जो ब्रेड है वो थोड़ी फूल जाती है, और उसका आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, और साथ में आपको उसकी क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 38 क्वेश्चन नंबर था, नहीं 36 क्वेश्चन नंबर था। 36 क्वेश्चन में देखो क्या बना हुआ है, बेकिंग पाउडर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एंड टाइटेरिक एसिड, राइट, इसी वजह से होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, केक वगैरह फूल क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है वहां पे। कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से जो आपका केक वगैरह होते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो आपका केक वगैरह होता है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, जो आपकी ब्रेड वगैरह है वो क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर अगर 37 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, सपोज दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस। रेडियस क्या कर दी, मान लो 100 रेडियस थे तो उसको क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, 200 कर दिया, विदाउट चेंज इन इट्स मास। मास उतना ही रहा, मास में कोई चेंज नहीं हुआ। देन व्हाट विल हैपन टू योर वेट, आपके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि अगर हमने क्या कर दिया, आपका अर्थ का रेडियस को डबल कर दिया, जो ओरिजिनल थी उसकी रेडियस को डबल कर दिया, पर इसके मास में हमने चेंज कुछ भी नहीं किया, तो आपका इसके ऊपर वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, वेट इज इक्वल टू क्या आता है, मास इंटू में ग्रेविटी। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आप क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर। जब आप मास इंटू ग्रेविटी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि उसके ऊपर क्या चेंज आएंगे। ग्रेविटी क्या होती है आपकी वो देखो, फिर उसके ऊपर पता चलेगा आपको क्या चेंज आएगा, क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। तो रेडियस चेंज होने पे क्या m चेंज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। आगे क्या करे, द मास ऑफ द सन इतना दे रखा है, अर्थ का मास इतना दे रखा है, एवरेज डिस्टेंस इतना दे रखा है। आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स आपको इसके अंदर से निकालनी है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करें, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r²। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और जो ये G है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है आपका। कितना कॉन्स्टेंट होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो नीचे कैलकुलेट करके दिखाया होगा, ये देखो Gmm/r², ये फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है। जो मैं आपको फॉर्मूले की बात कर रही थी वो फॉर्मूला इसने यहाँ पे लिख रखा है, देखो Gmm/r²। इस फोर्स से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये फोर्स लिख रखी, सारों की वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे आपके पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, वहां पे फोर्स की वैल्यू देखो 3.6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन आ जाएगी। ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, हाउ डज केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल। केमिकल कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, एनिमल के अंदर कैसे होती है। मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। आपको ग्लैंड दी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इस तरह से कुछ ग्लैंड्स दी हुई है। देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है आपको, ये आपको कुछ ग्लैंड्स दी हुई है, कुछ ग्लैंड्स आपको गिवन है। कौन कौन सी ग्लैंड देखो गिवन है, क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करो तो देखो कौन कौन सी ग्लैंड गिवन है, पिट्यूटरी ग्लैंड गिवन है, थायराइड ग्लैंड गिवन है। तो आपसे ये पूछ रहा है पैनक्रियास ग्लैंड गिवन है। इनका आपसे क्या पूछ रहा है कि एनिमल के अंदर इसका क्या रोल है, वो आपको इन ग्लैंड्स के फंक्शन का, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, और जो इन ग्लैंड्स जो आपको ये दी गई है 3 ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स के आपको फंक्शन के बारे में बताना है। इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपको फंक्शन बताना है। फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तीनों ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ये आपको नेक्स्ट इसके अंदर डिस्कस करना है। क्लियर हुआ। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और आपको क्या करना है, उसको लेबल भी करना है। देखो ध्यान से देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ड्रा द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ, उसको लेबल भी करो। लेबल करने का मतलब उसकी नेमिंग भी करनी है आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको ये डायफ्राम, ब्रोंकियल और विंड पाइप के बारे में भी आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो एक नजर मारते हैं इसके इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर थोड़ा सा डायग्राम इसके अंदर बना होगा, उसको देख लेते हैं। देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसने क्या कहा, इसका वो भी करना है, एक्सप्लेन भी, मतलब इसकी लेबलिंग भी करनी है। तो देखो सारी लेबलिंग क्यों, ये नजल कैविटी और ये आपका रिब, सारा आपको डायग्राम बना के इसको पूरा का पूरा देखो इसने एक्सप्लेन किया। इसी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। देखो मैंने बड़ा करके भी दिखा दिया आपको। जब ये क्वेश्चन डाउनलोड करो क्वेश्चन पेपर, तो नीचे आंसर मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और वहां से आप इसको देख सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारे पास, क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हाट इज मीन बाय फूड चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और 6th 7th क्लास से पढ़ा जाने वाला क्वेश्चन है कि फूड चेन क्या होती है। क्वेश्चन किसकी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा है, क्या कि आपकी फूड चेन क्या होती है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फूड चेन को डिटेल में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। इसके अंदर फूड चेन को डिटेल में आपने क्या करना है, इसके अंदर डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे फूड चेन बताया हुआ आपको, देखो ये पूरी फूड चेन डिफाइन की गई है, क्या फूड चेन होती है, कैसे वर्क करती है, डेट्रियस फूड क्या होता है आपको और कैसे चेंज करते हैं। तो ये इसका पूरा आपको आंसर यहाँ से दिया हुआ है, तो ये आंसर आप यहाँ से इसके अंदर कवर कर सकते हो। क्लियर हो। तो ये फूड चेन के बारे में सारा बताया और यहाँ से आप इसको फूड चेन को कवर कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल के वेरियस स्टेप्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। कार्बन साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो आपकी कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है। उसमें से सिर्फ आपकी कार्बन साइकिल के बारे में पूछा हुआ, तो कार्बन साइकिल को आपने एक्सप्लेन करना है कि कार्बन साइकिल क्या होती है, कैसे काम करती है कार्बन साइकिल, तो वो बताया हुआ है। जैसे एटमॉस्फेरिक CO2 है वो कैसे काम करती है, वहां से बताया कि एनिमल से, कि आपको पूरी की पूरी कार्बन साइकिल क्या करनी है, आपको ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग। लेबलिंग करते हुए ड्रॉ करोगे ना, ऐसे डब्बे बना के छोड़ नहीं दोगे, तो इस तरह से आपको लेबलिंग करते हुए सारी कार्बन साइकिल आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है, mention two ways by which human activities have been inferring the nature। ऐसी दो एक्टिविटीज भी बतानी जिसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी है जिसकी वजह से जो नेचर है वो क्या कर रही है, इफेक्ट हो रही है, मतलब नेचर को प्रभाव पड़ रहा है, नेचर का ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग वुड की वजह से, इसकी वजह से आपको इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन है रे डायग्राम के ऊपर। जब मतलब हमने जो आपका लेंस वाला चैप्टर है ना, जो लाइट वाला चैप्टर है जिसमें अंदर हमने रिफ्लेक्शन वाला पढ़ा, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास आया, ड्रा द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजिशन एंड नेचर ऑफ दिस इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब आपने क्या किया, इसने कह दिया कि मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, कहां कहां पे प्लेस किया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर देख लो, पहले किसकी बात करें, कनकेव या कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा तो इमेज कहां बनेगी, जब बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रख दिया। मिरर कौन सा यूज किया, कनकेव मिरर। ध्यान से देख लेना मिरर कौन सा, कनकेव मिरर में जब आपका पोल और फोकस के बीच में यहां पे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। मिरर कौन सा, कनकेव मिरर। तो पूछे इमेज कहां पे बनेगी। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कर सकते हो। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, देखो यहाँ पे मिरर चेंज कर दिया, कहता अगर मैं कन्वेक्स मिरर के सामने रख दूं, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर इसके सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो मेरी इमेज कैसी बनेगी। उसके बाद क्या कह रहा है, एट 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस देखो यहाँ पे लेंस चेंज कर दिया, अभी तक क्या पूछा था, मिरर पूछा, कौन सी, कनकेव मिरर। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर पूछा, यहाँ पे लेंस चेंज कर दिया, कन्वेक्स मिरर मत पढ़ लेना, कन्वेक्स लेंस है। अगर कन्वेक्स लेंस की 2f पे रखूं तो इमेज कहां पर बनेगी, इन द फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के फ्रंट पे रखने से मेरी इमेज कहां कहां बनती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये नहीं करना तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस बार भी जिस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है वो पूछा गया आपसे, क्या, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्किंग क्या होती है AC जनरेटर की, उसके बारे में आप बताओ। क्लियर हुआ। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन था, ये भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, नीचे आपका आंसर लिखे हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, 43 क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग रिलेटेड। आपको रिलेटेड बताना है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। अगर आपको कहता है जो एलिमेंट्स है वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है पर एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1 है, जैसे अल्कली मेटल होते हैं, उसके जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है या उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, उसके बारे में इसने क्या किया, क्वेश्चन पूछा आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका आपस में क्या रिलेशन होता है, वो आपको इसके अंदर से एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है,
नंबर ऑफ शेल इन द सेम पीरियड्स ये पूछ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ शेल्स ऑफ द एलिमेंट चेंज होगा क्या नहीं होगा जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, मतलब आप ऐसे मूव कर रहे हो। पहले क्या पूछा था, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये कुछ में पूछ रहा था ए पार्ट में, सेकंड के ए पार्ट में क्या पूछ रहा था, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपका पूछ रहा है बी पार्ट में, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम ऐसे मूव करेंगे पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हैं। तो मैं बता दूं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो इंक्रीज होते हैं, बट एटॉमिक रेडियस क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर वैलेंस शेल भी बढ़ती है। कब, जब हम ग्रुप में आते हैं, पीरियड में वैलेंस शेल नहीं बढ़ती, ग्रुप में वैलेंस शेल बढ़ती है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है वो आपको खुद सोल्व करने हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड, एक एलिमेंट है जो एक्स है जिसका नाम नहीं हमें पता, वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है और सेकंड ग्रुप में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो बताओ क्या होगा वो एलिमेंट, मतलब क्या कर रहा है, जैसे आपके कितने पीरियड है, 7 पीरियड है और के कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। तो आपको क्या कर रहा है, थर्ड पीरियड है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे थर्ड पीरियड है और जो एलिमेंट है और जो ग्रुप कौन सा, सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप का थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका नेम पूछ रहा है आपके बाद। उसके बाद कहता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, वो मेटल है या नॉन मेटल वो भी बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ कि वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आपको बताना है। उसके बाद आपको क्या बताना है, फॉर्मूले के बाद आपको इसके अंदर क्या बताना है, उसके बाद आपको फॉर्मूले के अंदर बताना है कि उसका वाई ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, आंसर करना है इसके अंदर। तो जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो ये आपका यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि आपको दिया होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, देखो थर्ड पीरियड यहाँ पे आ रहा है, थर्ड पीरियड इंडिकेट यहाँ पे देखो अच्छे से, अगर आपको पता चल रहा हो तो क्या कह रहा है, थर्ड पीरियड इंडिकेट्स दैट इफ 3 shells while 2 indicates that 2 valence shell in the outermost shell, वही बता रहा है। और जो एक्स एलिमेंट की बात कर रहा था, एक्स एलिमेंट क्या होगा, एक्स मस्ट बी मैग्नीशियम, क्या होगा, एक्स मैग्नीशियम होगा आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स क्या होगा आपका, मैग्नीशियम, क्या होगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, उसका आंसर कर सकते हो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का बता सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, तो 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 2, ठीक है। उसके बाद सिमिलर और भी बहुत सारे आंसर है जिससे आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये था आपका एक कंप्लीट सैंपल पेपर जो हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया। कोई भी आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप इसके ऑप्शनल जो है नीचे देखो आंसर शीट दी हुई, देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आपको सारे आंसर दिए हुए जो मैंने बता दिए, तो आपसे आंसर भी मिस गया तो वहां से भी आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आप थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने लिए पढ़ सकते हो आपके एग्जाम के लिए। अभी तक हमने सैंपल पेपर इसका डिस्कस कर लिया, पूरा कंप्लीट सैंपल पेपर के थ्रू मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह का आपका एग्जाम आएगा। अब मैं आपको पूरी आपकी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ऑलमोस्ट चैप्टर वाइज बनाने की मैंने कोशिश की है, थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। एक यूनिट होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब कोई यूनिट अगर बनी हुई है, जैसे आपने मीटर बनाया, सेंटीमीटर बनाया, कोई भी यूनिट है, अब जो स्टैंडर्ड यूनिट बनी है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्योंकि पहले के टाइम में तो यूनिट ऐसे होती नहीं थी। पहले के टाइम में तो हाथ की हथेली से मापना या फिर पैरों से मापना, इस तरह से यूनिट्स को मापते थे। तो इसलिए जब यूनिट बनाने लगे तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी गई कि यूनिट होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी कन्वीनियंट होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए यूनिट को आपको बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है मॉडर्न मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट। अब जो मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम था, मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम में क्या किया गया कि जो एसआई यूनिट आपकी बनाई गई, जो एसआई यूनिट आपकी बनाई गई, उस एसआई यूनिट में आपका मॉडर्नली क्या चेंज हुआ। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790 के पास इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सिस्टम को में वेट और मेजरमेंट का सिस्टम करके एक एसआई यूनिट नाम की यूनिट्स बनाई, मतलब एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स उन्होंने बनाने की कोशिश की। समझ में आया, स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने बनाने की कोशिश की। जैसे ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम ऐसा यूनिट्स बोलते हैं।
इसके अंदर हम क्या होता है कि हम प्रॉपर नेम और सिंबल दे देते हैं प्रॉपर यूनिट्स के। जैसे लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं, लेंथ को मीटर में मापेंगे, मास है उसको किलोग्राम में मापेंगे, टाइम है उसको हम सेकंड में मापेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है उसको एम्पियर में मापेंगे, थर्मोडायनेमिक है उसको हम क्या करेंगे, केल्विन में मापेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम केल्विन में मांगेंगे, मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको कैंडेला में मेजर करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके सिस्टम को जो मेजरमेंट है वो इस तरह से करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि Who and when discovered the electron, proton, neutron? न्यूटन नहीं है इसमें, न्यूट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई। न्यूट्रॉन, NEUTRON, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी। तो आपको इसका टाइम भी देखना और आपको इसका ये भी ध्यान रखना कि कौन से सन में इसकी डिस्कवरी हुई थी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, आपका गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। बाद में इसका नाम क्या था, रदरफोर्ड ने इसको, रदरफोर्ड का इसका नाम दिया गया क्योंकि उसने न्यूक्लियस में डिस्कवरी की थी। इसके बाद अगर आपके न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। तो इस तरह से इनकी डिस्कवरीज आपको अच्छे से स्टडी करनी है कि किसने क्या क्या डिस्कवर इसके अंदर किया था। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, इसको सही कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। लिमिटेशन क्या थी। अब फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है वो आपको पहले देखना पड़ेगा, जिसमें उसने न्यूक्लियस के बारे में सर्च किया था और उसके पोस्टुलेट बताने आपको बोहर मॉडल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रदरफोर्ड मॉडल था उसकी क्या लिमिटेशन थी और जो बोहर मॉडल है उसके क्या क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या सोच के उसने मतलब आपको क्या बनाए थे, क्या क्या सोच के उसने मॉडल को दिया था और एटम के स्ट्रक्चर को दिया था। जैसे उसने KLMN इन एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया, इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के बारे में बताया, उसने एनर्जी गैप के बारे में बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से जब दूसरी शेल में जंप करता है तो एनर्जी गैप कितना होता है, HV होता है, E फाइनल माइनस E इनिशियल होता है ना। इस तरह से इसके पोस्टुलेट थे वो आपको इसके अंदर से लर्न करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना क्योंकि अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगा ना तो आप आगे वाले भी पॉइंट्स को अच्छे से कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंटिंग बॉन्डिंग लाइक आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट बताना है। किसके बारे में बेसिक कंसेप्ट बताने हैं आपको, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है आपकी, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, उसके आपको बेसिक कंसेप्ट बताने हैं। बेसिक कंसेप्ट यानी कि आपको ये बताना है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और आपको कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है बॉन्डिंग का, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया आपका, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इस तरह से आपको इसको बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद क्या करना है, हाउ डज वाटर हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस वाला जब चैप्टर देखोगे आप तो वाटर की डिसोसिएशन जरूर देखनी है आपको, क्योंकि इसमें अगर आपको सैंपल पेपर ध्यान हो तो उसने पूछा था ना कि अगर H+ आयन ज्यादा हो OH आयन से तो ये एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा। तो जब आप वाटर की डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस करोगे तो आपको इसके अंदर समझ आ जाएगा कि जो ये एसिड की तरह काम करते हैं, बेस की तरह काम करता है, कौन कैसे काम करता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से देखना है ताकि आप इससे आगे वाले रिएक्शंस को समझ पाओ। क्लियर हुआ, तो अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सम कॉमनली यूज्ड साल्ट। जैसे आपके कुछ साल्ट्स के बारे में पढ़ना है, एसिड बेस वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर 101% बनने के चांसेस है। क्या, जैसे कि आपको ये पूछेगा बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। चाहे तो आपको बेकिंग सोडा पूछ ले, चाहे आपको वॉशिंग सोडा पूछ ले, चाहे आपको ब्लीचिंग पाउडर पूछ ले, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के नाम से आता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था ना, जैसे उसने कहानी बना के क्वेश्चन दिया था जो हमने सैंपल पेपर में डिस्कस किया था कि किसी को चोट लगी तो डॉक्टर व्हाइट लगा एक पट्टा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की जब मैं बात करती हूँ, ये क्या है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या थी, मेंडलीफ की एक पीरियोडिक टेबल थी, अब हमने क्या करनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि में क्वेश्चन पूछा हुआ, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स और ग्रुप्स है
है उनके बारे में आपको बताना है। फिर इनके एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, उसके बारे में भी आपको क्या डिस्कस करना है कि जो एटॉमिक साइज है या फिर आपका क्या एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, ये कैसे वेरी करते हैं जब आप पीरियड या ग्रुप में मूव करते हो। जैसे अभी मैंने इसमें सैंपल पेपर में बताया था कि जो एटॉमिक साइज है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है, ग्रुप में जाते हैं। पर जब हम पीरियड की तरफ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। एटॉमिक साइज तो बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है सेम शेल में एंटर करते हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, रीड अबाउट द नोबल गैसेस। आपको नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। नोबल गैसेस कौन सा था, ग्रुप नंबर 18 होता है। जो ग्रुप 18 होता है उसको नोबल गैसेस कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल गैसेस होती है, किसी के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं करती, ना तो आयनिक बॉन्ड बनाती है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है, जो शेल होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, इसीलिए ये क्या करती है, किसी के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं करती। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नोबल गैस या स्टेबल गैस या इनर गैसेस के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले हम मेंडलीफ का टेबल पढ़ते थे, अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसकी आपको क्या क्या मेरिट्स है, क्यों आपको पढ़ने की जरूरत है, वो आपको आगे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्या है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ के बारे में आपको बताना है। कौन फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या। बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ की डेफिनेशन पूछे। इसमें क्या पूछा जाएगा, कोई ना कोई आपको एग्जांपल दे देंगे, चाहे न्यूटन फर्स्ट लॉ का या न्यूटन सेकंड लॉ का या न्यूटन थर्ड लॉ का, मतलब एप्लीकेशन देंगे बेसिकली इनकी। तो उसमें से आपको बताना हो कि इसमें न्यूटन लॉ, कौन सा न्यूटन लॉ अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड न्यूटन लॉ अप्लाई हो रहा है, ये आपको बताना है उसके अंदर। ठीक है, तो आप तीनों लॉ पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड इंपल्स एंड एसआई यूनिट। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। किसकी रिलेशनशिप पढ़नी है, आपके मोमेंटम और इंपल्स में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस भी है। एंड एसआई यूनिट पढ़नी है आपको, किसकी, फोर्स की, प्रेशर की, और इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी पढ़ने हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी पढ़ने हैं आपको। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी पढ़ना है आपको। फ्रिक्शन में क्या पढ़ना है कि फ्रिक्शन क्या होता है और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन पे अफेक्ट करते हैं। क्लियर, उसके बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़नी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है आपकी, मतलब जब आपकी जो स्मॉल जी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप क्या करते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, सरफेस पे वैल्यू क्या होती है आपकी, और आपका सरफेस के अलावा आपकी, जैसे हम अगर पोल पे जाए तो ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, और जी इज इक्वल टू एक रिलेशन होता है GM/R², GM/R², डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ वेट एंड मास। वेट और मास के कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अगर मैं मास की बात कर रही हूँ, जैसे अभी यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया था सैंपल पेपर में कि मास आपका चेंज होगा या नहीं होगा, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मून पे मास दे रखा है, अर्थ पे मास दे रखा है मान लो 18 किलो, और मून पे मास कितना रह जाएगा, काफी स्टूडेंट कर देंगे 1/6 यानी 18/6 3 मास कराएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना, जो मास है वो पूरे यूनिवर्स में चेंज रहेगा। चेंज क्या होगा, तो 1/6 किसका करेंगे, जब हम वेट की बात करें। वेट क्या होता है, W क्या होता है, M इंटू में G, मास इंटू में ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 फिक्स है। अगर आपको 10 दिया तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो गिवन होगी अगर आपको 10 देगा तो वो। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोन फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट था जिसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। इसमें आपको बायोन फोर्स के बारे में पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, अभी बताया था, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। जो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वही यूनिट किसकी हो जाती है, आपकी वर्क की यूनिट हो जाती है। या फिर इसकी आप यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स की यूनिट मल्टीप्लाई टाइम की यूनिट, तो मतलब न्यूटन सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब वर्क पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है, वो हम सैंपल पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। उसके
बाद आपकी बुक में काफी सारी एनर्जी दी हुई है, पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या होती है mgh होती है, और साथ में आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, क्या होती है हाफ mv स्क्वायर। इस दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले के बेस पे ही आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। जैसे इसने एक दो या तो न्यूमेरिकल पूछा या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे देगा, कि जैसे इसने ऊपर वाले सैंपल पेपर में मैंने काइनेटिक एनर्जी का आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज पावर एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर। आपको क्या करना है, पावर करना है, उसकी एसआई यूनिट पढ़नी है। पावर क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पावर की जैसे यूनिट क्या होती है वाट होती है, राइट। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, अगर मैं आपके रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर की बात करूं, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर जो बात रहेगी वो ध्यान रखना, उसके अंदर क्या बात रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इन चारों की आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करूं, चाहे बियॉन्ड द चाहे फोकस से दूर रखूं, चाहे फोकस के पास रखूं, चाहे फोकस और पोल के बीच में रखूं, कहीं भी मैं आपका ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो मेरी इमेजेस कहां कहां बनेगी, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली उसको कर पाओगे। उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन होगी, मिरर फॉर्मूला होगा, ये भी देखना है आपको, क्योंकि ये कई बार 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं बेसिस ऑन न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में आप इतना आपको जरूर से पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के ही जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका, रजिस्टर्स क्या होते हैं, और रजिस्टर को जब हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या फर्क पड़ता है, ये आपको रजिस्टर्स है यहाँ पे। जब रजिस्टर्स को हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर से एक और टॉपिक करना है आपको, रजिस्टिविटी क्या होती है। जैसे कि हमने वैसे ऊपर डिस्कस किया था, फिर भी आपको इसके अंदर रजिस्टिविटी के बारे में और पढ़ना है, जिसको हम रो से नोट करते हैं। और रजिस्टिविटी की आपको क्या करनी है, एसआई यूनिट भी देखनी है। क्या देखनी है, एसआई यूनिट भी देखनी है, और रेजिस्टेंस की भी एसआई यूनिट देखनी है, जो कि क्या होती है, ओम होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको हीटिंग इफेक्ट है, ये भी आपको स्टडी करके जाना है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तीनों में से एक ना एक आपको कहां मिल जाएगा, 5 मार्क्स में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ के जाओगे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, और डीसी जनरेटर क्या होता है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करके जाओगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। जब आपने अभी रस्टिंग ऑफ आयरन का मैंने एग्जांपल लेके जब आपको समझाया था, वही है इसके अंदर। अलोइंग क्या होती है, मतलब किस किस मेटल को आप मिक्स करके अलॉय बनाते हो। और एक थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इसमें, विच मेटल एंड नॉन मेटल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैंने 2-3 क्वेश्चन को साथ में ऐड कर दिया, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है या कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, दोनों की बात कर रहा है, मेटल और नॉन मेटल की, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस भी किया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, 26 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एलोट्रोप्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एलोट्रोप्स की बात कर रहा है। किसके एलोट्रोप्स की बात कर रहा है, ये कौन से एलोट्रोप्स की बात कर रहा है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं आपके, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स आपने पढ़े हुए हैं, पर उसके अंदर से क्या होता है, एक तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक फ्लोरेंस बॉल होती है आपकी, जिसको बकमिस्टर वगैरह कहा जाता है, पर वो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कार्बन के बारे में क्वेश्चन आएगा, और जो कि कार्बन का एलोट्रोप क्या है, डायमंड के बारे में क्वेश्चन आएगा, कैसा होता है, शाइनिंग होती है नहीं होती, और या फिर ग्रेफाइट के बारे में क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों को आपने अच्छे से स्टडी करना है, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपने क्या पढ़ना है, 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। क्या, जैसे कि अल्केन है, अल्केन जो कि जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है जैसे। और आपका अल्काइंस हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस मतलब जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है आपको। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे आपका OH हो गया, एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल हो गया, या फिर आपका CH हो गया जो कि एल्डिहाइड है, या फिर आपका कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दोनों साइड R लग जाता है। तो आपको ये कीटोन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से कई फंक्शनल ग्रुप आपकी बुक में दिए हैं, उनको पढ़ना है, और इनकी नेमिंग भी करनी है आपको। इतनी टफ नेमिंग फंक्शनल ग्रुप की तो नहीं पूछी जाएगी, पर आपसे जो नेमिंग पूछी जाएगी वो किसकी पूछी जाएगी, हाइड्रोकार्बन, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन की IUPAC नेमिंग पूछी जाएगी। IUPAC नेमिंग, IUPAC का मतलब आपको पता ही होगा,
कि जो आपका ऑफिशियल नेम इन कंपाउंड्स का रखा गया है। पहले इन कंपाउंड्स के कुछ कॉमन नेम थे, अब इन कंपाउंड्स के क्या कर दिए, कुछ ऑफिशियल नेम रख दिए गए। उन ऑफिशियल नेम के बारे में इसके अंदर से आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, तो उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, जो कि क्या है, सुनामी। सुनामी क्या होता है आपका, सुनामी क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना है। फिर आपको डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इसको भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ही स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है वो क्या करता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है पर सिर्फ ए बी डैश वाले को ही क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। तो इसे ब्लड ग्रुप के बारे में आपने अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, जीन थेरेपी रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन थेरेपी रिप्लेसमेंट। ये क्वेश्चन नया है तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। जीन थेरेपी रिप्लेसमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आया था कि अगर हमने किसी के जीन्स को क्या करना हो, मतलब रिप्लेस करना हो, मतलब हम नहीं चाहते कि ये जीन उसके अंदर आए, तो उस जीन को रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जीन थेरेपी रिप्लेसमेंट या जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करते हैं। तो ये क्या होती है ये आपको अच्छे से अपने बुक में से स्टडी करना है। उसके बाद इसी चैप्टर में से आपको क्या करना है, मेंडल का इनहेरिटेंस, जो उसने मटर के ऊपर मटर के बीज के ऊपर काम किया था ना, उसी मेंडल के बारे में आपको क्या करना है, इसके अंदर स्टडी करना है। अब बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई, बाइनरी फिजन के बारे में आपको पढ़ना है। बाइनरी फिजन के बारे में आपको पढ़ना है। बडिंग के बारे में पढ़ना है। बाइनरी फिजन BINARY बाइनरी, और उसके बाद फिजन FISSION बाइनरी फिजन के बारे में आपको पढ़ना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बडिंग के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, उनकी नेमिंग करनी है। 33 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 33 क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर हमें क्या करना है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो आपको जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था जाइगोट वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने। एक इसके अंदर प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक डायग्राम दिया था, उसका लेबलिंग करनी थी, प्लस आपको कुछ ABC करके मार्क दिया हुआ था, और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे जो हमने ऊपर डिस्कस किए। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। आपको डायग्राम बनाना भी आ सकता है, तो इसलिए आपको उनकी नेम डायग्राम बनाओ, प्लांट्स का हो गया, फ्लावर वगैरह का हो गया, और उनके नेम्स करो। नेम भी, उनकी लेबलिंग भी करनी है आपको, मतलब लेबलिंग उनको याद रखनी है। अगर आप लेबलिंग याद रखोगे तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 34 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं इसके, जैसे मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इस तरह से इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके डायग्राम को भी आप थोड़ा सा बना के प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो टॉपिक है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या रहेगा आपका, वो टॉपिक रहेगा आपका ग्लैंड्स के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पैनक्रियास क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके बारे में पढ़ के ही जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस ग्लैंड्स को छोड़ के नहीं जाओगे, इन ग्लैंड्स को पढ़ के जाओगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, पैनक्रियास क्या होते हैं हमारे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक टॉपिक इसमें से क्रोमोसोम और पढ़ जाना, आप क्रोमोसोम के बारे में भी आपको डिस्कस करके जाना है। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर से डिस्कस करके जाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है कि लास्ट मोमेंट पे जब आप सिलेबस रिवाइज करोगे तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा और बारीकी से आपको पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया एक सैंपल पेपर और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैम ने आपने अच्छा करवाया, तो हम क्या चाहते हैं, पूरा सिलेबस डिटेल में देखना चाहते हैं। पूरे सिलेबस की डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम जल्द ही आपका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपका 10th और 12th की पूरी डिटेल्स वीडियो मिलेगी, मतलब पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और वो ऐसा सिलेबस आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो सिलेबस के लिए आप हमारे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अप्रोच कर सकते हैं। हमारी एक ऐप है जहां पे आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।